जरा कल्पना कीजिए ना, एक ऐसे इंसान की जिसने मतलब पूरी जिंदगी बस हाथ तोड़ मेहनत की। हाँ बिल्कुल। जिसने समाज का पेट भरा, जमींदार का खजाना भरा। हाँ, साहूकार का ब्याज भी भरा। लेकिन जब जब वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है ना, तब उसके घर में कफन तक के पैसे नहीं है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। और व्यवस्था की सबसे बड़ी और क्रूर विडंबना देखिए, यही समाज जिसने मतलब उसे पूरी उम्र लूटा, मरने के बाद उसी इंसान से कह रहा है कि भाई एक गाय का दान कर दो। सच में ये दृश्य सिर्फ रोंगटे खड़े नहीं करता, बल्कि पूरी की पूरी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है ना, उस पर एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब शायद आज तक ढूंढा जा रहा है। सही बात है। और यही कारण है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये 1936 के भारत का एक जीता जागता दस्तावेज है। जब हम इन प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते ना, तो अक्सर छात्र चीजों को बस रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो कि गलत अप्रोच है। उनको एक अनुभव की तरह, एक गहराई से समझे गए यथार्थ की तरह देखा जाए तो वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए आज का हमारा ये गहन अध्ययन सत्र, जिसे हम एक तरह से ब्लैक बोर्ड स्टडी सेशन या मास्टर क्लास भी कह सकते हैं, बहुत विशेष होने वाला है। जी। विशेष रूप से उन सभी जिज्ञासुओं और छात्रों के लिए जो एसएससी, रेलवे या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम हमारे पास जो नोट्स हैं, उनके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान का एक एक बिंदु, एक एक पंक्ति बिल्कुल खोलकर समझेंगे। बिल्कुल एक कक्षा की तरह। हाँ, ताकि वो परीक्षा में तो काम आए ही, साथ ही जीवन को देखने का नजरिया भी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अध्ययन का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो नोट्स की पहली ही पंक्ति इस महाकाव्य के शीर्षक यानी गोदान के अर्थ से शुरू होती है। अच्छा। अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर से बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है गाय का दान। हिंदू परंपरा में, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में, ये एक बहुत गहरी मान्यता रही है कि मृत्यु से ठीक पहले यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को गाय का दान करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है ना? बिल्कुल, मोक्ष मिलता है और वैतरणी नदी पार करने में आसानी होती है। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन हमारे नोट्स इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ना इसका प्रतीकात्मक अर्थ समझना और भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब गाय यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि ये किसान की अधूरी इच्छाओं और इस पूरी व्यवस्था की विडंबना का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। एकदम सटीक बात कही आपने। यहाँ गाय उस गरीब किसान के जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा है। वो सिर्फ दूध के लिए गाय नहीं चाहता, वो गाय उसके मान सम्मान का, इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हाँ, एक तरह से उसकी आर्थिक सुरक्षा भी। बिल्कुल। जब एक किसान के द्वार पर गाय बनती है ना, तो समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। प्रेमचंद यहाँ इसी विडंबना को सामने लाते हैं कि जो किसान पूरी उम्र खेत में खटता है, वो अपने जीवन के अंत तक मान सम्मान का वो एक छोटा सा प्रतीक यानी एक गाय हासिल नहीं कर पाता। अगर मैं इसे आज के जीवन से जोड़कर देखूं, तो ये बात बहुत गहराई से समझ आती है। अच्छा, कैसे? ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के समय में किसी आम आदमी का अपना घर खरीदने का एक अधूरा सपना होता है ना? इंसान अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देता है, ईएमआई का बोझ उम्र भर उठाता है, सिर्फ अपने नाम की एक नेम प्लेट और एक छत के लिए। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। ठीक वैसे ही उस समय के गरीब किसान के लिए एक गाय पालना जीवन का सबसे बड़ा और शायद कभी न पूरा होने वाला सपना था। बिल्कुल सही। और इसी सपने की जमीन पर इस पूरे उपन्यास की पृष्ठभूमि खड़ी होती है। हमारे नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि ये कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों की दयनीय स्थिति का एक बहुत ही प्रामाणिक चित्र पेश करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें केवल गांव की धूल और पसीना नहीं है। प्रेमचंद ने गांव और शहर दोनों समाजों की समस्याएं समानांतर रूप से दिखाई हैं। मतलब दोनों पहलू कवर किए हैं। हाँ, गांव में जहां जमींदार और साहूकार का जाल है, वहीं शहर में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच का संघर्ष है। बाप रे, ये पृष्ठभूमि जितनी विशाल है, इसे जीने वाले पात्र उतने ही वास्तविक लगते हैं। तो चलिए इस पृष्ठभूमि से निकलकर उन चेहरों से मिलते हैं जो इस व्यवस्था को चलाते हैं या फिर इसका शिकार होते हैं। बिल्कुल। नोट्स के दूसरे खंड में प्रमुख पात्रों का वर्णन है। हाँ, हमारे सामने 7 प्रमुख पात्रों का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है। पहला और सबसे अहम नाम है होरी। नोट्स कहते हैं कि वह एक गरीब, ईमानदार
और सहनशील किसान है जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा गाय पालने की है। जी। लेकिन एक बात मुझे यहाँ थोड़ी अजीब लगती है। मतलब होरी इस कहानी का मुख्य पात्र है, पर उसका व्यवहार किसी हीरो जैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो तो हर जगह बस झुक रहा है, सह रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, यही प्रेमचंद के लेखनी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कोई चमत्कारी या कह सकते हैं आदर्शवादी हीरो नहीं गढ़ा जो अब रातों रात क्रांति कर दे। अच्छा। होरी भारतीय किसान की उस पीढ़ी का असली चेहरा है जो परंपराओं, धर्म और समाज के बनाए खोखले नियमों के बोझ तले पूरी तरह दबी हुई है। मजबूरी में। बिल्कुल। उसकी ईमानदारी और सहनशीलता ही असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वो अन्याय सहता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी नियति है, यही उसका धर्म है। वो टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ बगावत नहीं करता। ओ, समझी। और शायद होरी के इसी झुकाव को संतुलित करने के लिए ना प्रेमचंद ने धनिया का पात्र रचा है। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। धनिया, जो होरी की पत्नी है, नोट्स के अनुसार वो साहसी है, स्पष्टवादी है और परिवार को मजबूती से थामने वाली स्त्री है। जहां होरी समाज की झूठी मर्यादाओं से डरता है, वहां धनिया व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का साहस रखती है। बिल्कुल। धनिया उस ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो बाहरी दुनिया के छलावों और धर्म के ठेकेदारों की नीयत को होरी से बहुत बेहतर समझती है। वो जानती है कि ये समाज उन्हें सिर्फ लूटने के लिए खड़ा है। क्या बात है। इसके बाद नोट्स में तीसरा पात्र आता है होरी का बेटा गोबर। इसके आगे स्पष्ट शब्दों में लिखा है विद्रोही स्वभाव और सामाजिक बंधनों का विरोध। मतलब ये नई पीढ़ी है। हाँ, गोबर उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जो गांव का ये पुश्तैनी शोषण देखकर चुप नहीं रहती। यानी गोबर ये समझ चुका है कि गांव में रहकर सिर्फ घुट-घुट कर ही मरना है, इसलिए वो शहर की ओर पलायन कर जाता है। लेकिन शहर जाकर भी क्या उसकी समस्याएं खत्म होती हैं? बिल्कुल नहीं, बस शोषण का तरीका बदल जाता है। अच्छा। हाँ, गांव में शोषण जाति और धर्म के नाम पर होता है, शहर में पूंजीवाद के नाम पर। गोबर का ये सफर कहानी में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लाता है। और इसी नई पीढ़ी की एक और कड़ी है चौथा पात्र झूनिया। जो भोला की बेटी है। बिल्कुल, वो भोला हीर की बेटी है जो गोबर से प्रेम करती है। जूनिया का पात्र उस चिंगारी का काम करता है जिससे होरी के परिवार पर पूरे समाज का कहर टूट पड़ता है। और इस कहर में घी डालने का काम करता है पांचवा पात्र हीरा, जो कि होरी का अपना सगा भाई है, लेकिन नोट्स बताते हैं कि वो स्वभाव से बेहद ईर्ष्यालु है। हाँ, हीरा का पात्र ये दिखाता है कि घोर गरीबी और अभाव किस तरह इंसानियत और खून के रिश्तों में भी जहर घोल देते हैं। मतलब गरीबी रिश्तों को भी खा जाती है। बिल्कुल, इंसान इतना स्वार्थी और कुंठित हो जाता है कि वो अपने ही सगे भाई की छोटी सी खुशी यानी एक गाय का आना बर्दाश्त नहीं कर पाता। बाप रे। अब तक हमने जो पात्र देखे वे या तो शिकार है या आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन अब आते हैं वे लोग जो इस पूरी व्यवस्था के असली शिकारी हैं। सही कहा। छठा पात्र है दाता दीन, गांव का पंडित। नोट्स में साफ लिखा है कि ये धार्मिक आडंबर और शोषण का प्रतीक है। और सातवां पात्र है राय साहब, जो जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि है। इन दोनों पात्रों को अगर हम ध्यान से सुनजे ना, तो दाता दीन वो व्यक्ति है जो धर्म और पाप पुण्य का डर दिखाकर गरीब किसान की जेब से आखिरी अन्न का दाना भी निकाल लेता है। डर का व्यापार। और राय साहब वो जमींदार हैं जो बातें तो बहुत आदर्शवाद की करते हैं, राष्ट्रवाद की करते हैं, लेकिन जब लगान वसूलने की बारी आती है तो उनकी क्रूरता में कोई कमी नहीं आती। इन 7 चेहरों को देखकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। कैसी तस्वीर? ये पूरा गांव ना एक मकड़ी के जाले की तरह है। होरी उस जाले के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ एक बेबस कीड़ा है। एकदम सही एनालॉजी है। वो चाहे जुधर भी हाथ पैर मारे, चाहे वो जमींदार की तरफ जाए, साहूकार की तरफ जाए या धर्म के ठेकेदार पंडित की तरफ जाए, उसे सिर्फ चूसा ही जाएगा। ये मकड़ी के जाले की उपमा इस पूरी कहानी का सबसे सटीक वर्णन है। और ये पात्र एक साथ मिलकर कैसे उस जाले को बुनते हैं और कैसे होरी उसमें उलझता चला जाता है, ये हमें नोट्स के अगले खंड में समझ आता है। खंड 3, जो कि कहानी का सारांश है। जी। यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन फ्लोचार्ट दिया गया है जहाँ एक के बाद एक तीर कहानी के प्रवाह को दर्शा रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। अगर हम इस फ्लोचार्ट के पहले कदम पर गौर करें तो शुरुआत होती है होरी की इच्छा से।
गरीब किसान होरी अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए भोला से उधार पर एक गाय खरीदता है। बिल्कुल। जब वो गाय होरी के दरवाजे पर बंधती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा जीवन ही सफल हो गया। लेकिन ये खुशी चंद दिनों की ही मेहमान होती है। फ्लोचार्ट का तीर तुरंत दूसरे कदम की तरफ जाता है, ईर्ष्या व संकट। और यहीं से उस मकड़ी के जाले के धागे कसने शुरू होते हैं। कैसे? होरी का सगा भाई हीरा, जो इस बात से जलभुन जाता है कि होरी के दरवाजे पर गाय आ गई है और गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है, वो एक रात छुपकर उस गाय को जहर दे देता है। हे भगवान! हाँ, गाय तड़प तड़प कर मर जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गाय होरी की थी, नुकसान होरी का हुआ, वो कर्ज में भी डूबा। लेकिन इसके बावजूद पुलिस और पंचायत का सबसे भारी दबाव किस पर आता है? होरी पर। ये तो व्यवस्था का सबसे भयानक और अतार्किक चेहरा है। मतलब फ्लोचार्ट का तीसरा कदम इसी ओर इशारा करता है, जुर्माना व कर्ज। बिल्कुल। होरी को पंचायत द्वारा बिरादरी का नियम तोड़ने या पुलिस को रिश्वत देने के नाम पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति पहले से ही पीड़ित है, जिसका अपना सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, उसी को सजा दी जा रही है। यही तो ट्रेजेडी है। और इसी जुर्माने को भरने के लिए होरी को गांव के साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, गरीबी और कर्ज का दुष्चक्र। वो भंवर। ये ऐसा भंवर है जिसमें होरी एक बार फंसता है तो फिर जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाता। साहूकार का ब्याज इस तरह बढ़ता है कि होरी की पूरी फसल, उसकी पूरी मेहनत सिर्फ ब्याज चुकाने में चली जाती है। बहुत ही दुखद। इसी बीच फ्लोचार्ट का चौथा कदम सामने आता है, गोबर का विद्रोह। हाँ, गोबर, जो व्यवस्था से नफरत करता है, वो भोला की बेटी झुनिया से प्रेम करता है। लेकिन जब झुनिया गर्भवती हो जाती है तो गोबर समाज के डर से उसे वहीं छोड़कर शहर भाग जाता है। जी। पूरा समाज, बिरादरी और पंचायत झुनिया को अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन यहाँ धनिया अपने समय से बहुत आगे का साहस दिखाती है। बिल्कुल, धनिया का किरदार यहाँ चमकता है। पूरे समाज के बहिष्कार और पंचायत के भारी विरोध के बावजूद धनिया उस असहाय और गर्भवती झुनिया को अपने घर में पनाह देती है। वो समाज की खोखली इज्जत से ऊपर इंसानियत को रखती है। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है ना? हाँ, इस मानवीय कदम की कीमत भी होरी के परिवार को एक और भारी जुर्माने के रूप में चुकानी पड़ती है। और यहीं से फ्लोचार्ट अपने 5वें कदम की ओर बढ़ता है, शोषण और मृत्यु। होरी एक के बाद एक जुर्माने और कर्ज चुकाते चुकाते अपनी जमीन, अपना खेत, मतलब सब कुछ खो बैठता है। जो किसान अपनी जमीन का मालिक था, वो अब एक खेतीहर मजदूर बन जाता है। एक मजदूर की तरह खटता है। हाँ, वो दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करता है, लेकिन गरीबी का ये जाल इतना मजबूत है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। अंततः लगातार काम करने, कुपोषण और लू लगने के कारण वो खेत में गिर पड़ता है। और फिर आता है कहानी का छठा और सबसे रुला देने वाला कदम, प्रतीकात्मक गोदान। जी। होरी मरणासन अवस्था में है, उसके प्राण बस निकलने ही वाले हैं। उसकी पत्नी धनिया के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने पति के लिए एक ढंग का कफन ला सके। बहुत ही दर्दनाक। लेकिन ऐसे हृदय विदारक समय में भी धर्म के ठेकेदार पंडित दातादीन वहां आके कहते हैं कि होरी की अंतिम सांसें हैं, इसे गोदान करवाओ ताकि इसे वैतरणी पार करने में आसानी हो। उफ, ये सच में सुन कर देने वाला दृश्य है। बिल्कुल। तब धनिया घर में बचा हुआ आखिरी 1 रुपया, जो उसने मतलब सुतली बेचकर कमाया था, वो लाती है और पंडित के हाथ में रखकर कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे है, यही इनका गोदान है। और होरी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये 1 रुपया उस पूरे समाज की क्रूरता को, उसके अमानवीय चेहरे को पूरी तरह से नंगा कर देता है। एकदम सच कहा। होरी की इस दर्दनाक मौत के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना का हाथ नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। सही बात है। और यही कारण है कि नोट्स के चौथे खंड में जब हम इस उपन्यास का विश्लेषण करते हैं तो 4 प्रमुख समस्याएं बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं। वे 4 समस्याएं क्या हैं? पहली समस्या है किसान जीवन की दुर्दशा। होरी पूरी जिंदगी खटता है पर भूखा ही मरता है। ये दिखाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था इस तरह डिजाइन की गई थी जहां मेहनत करने वाला हमेशा सबसे नीचे रहेगा। और दूसरी बड़ी समस्या है सामाजिक शोषण की। हमने अभी देखा कि कैसे जमींदार, साहूकार और पंडित मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जिससे किसान कभी आजाद नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसके बाद तीसरी समस्या है जाति व्यवस्था।
जहां समाज में फैले ऊंच नीच और भेदभाव ने लोगों को आपस में ही बांट रखा है। हाँ, और चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जो नोट्स में रेखांकित की गई है वो है स्त्री की स्थिति। धनिया और झुनिया के माध्यम से यह दिखाया गया है कि समाज के नियम पुरुषों के लिए अलग हैं और महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग। औरतें हमेशा निशाने पर रहती हैं। शोषण के इस पूरे पिरामिड में औरतें सबसे निचले पायदान पर हैं। झुनिया गर्भवती होती है तो गोबर तो भाग जाता है, लेकिन सारी सामाजिक प्रताड़ना सिर्फ झुनिया और धनिया को ही सहनी पड़ती है। इन समस्याओं को जिस तरह से प्रेमचंद ने कागज पर उतारा है ना, वो अपने आप में एक मिसाल है। नोट्स में इसके विश्लेषण के दूसरे हिस्से में गोदान की विशेषताएं बताई गई हैं। जी बिल्कुल। इनमें सबसे ऊपर है यथार्थवादी चित्रण, फिर ग्रामीण जीवन का सजीव वर्णन, सरल भाषा का प्रयोग और गहरी मानवीय संवेदनाएं। यहाँ यथार्थवादी चित्रण या रियलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? साहित्य में एक दौर था जब कहानियां तिलिस्म, जादू या राजा रानियों की होती थी, जिनका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गोदान में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई हीरो आकर नहीं बचाता। बिल्कुल। होरी को खेत में कोई गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलता। आखिर में बुराई हारती नहीं है। जो समाज का सबसे नग्न और कड़वा सच है, उसे बिना किसी बनावट के पन्नों पर उतार दिया गया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रेमचंद की सरल भाषा एक बिल्कुल पारदर्शी शीशे की तरह है, एक क्लियर मिरर की तरह, जहां कुछ भी छुपाया नहीं गया है। एकदम सही उपमा दिया आपने। समाज के चेहरे पर लगे सारे दाग उस शीशे में साफ साफ दिखाई देते हैं। और इसी पारदर्शी सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत हमें नोट्स के अगले खंड में देखने को मिलती है, पात्रों के महत्वपूर्ण संवाद। हाँ, खंड 5। ये संवाद सिर्फ पंक्तियां नहीं है, ये पूरी व्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं। कुछ उदाहरण दीजिए ना। पहला संवाद होरी और धनिया के बीच का है। होरी बहुत ही भावुक होकर कहता है, गाय आ जाए तो घर की शोभा बढ़ जाएगी। और धनिया क्या कहती है? धनिया, जो हमेशा यथार्थ की जमीन पर खड़ी रहती है, करारा जवाब देती है, घर में खाने को नहीं है और तुम्हें गाय की पड़ी है। उफ! ये सपने और हकीकत की सीधी टक्कर है। होरी एक ऐसे भविष्य की आस में जी रहा है जो कभी नहीं आएगा, और धनिया वर्तमान की भुखमरी को देख रही है। इसके बाद दूसरा संवाद धनिया और झुनिया का है। जब पंचायत और समाज ने झुनिया का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है, तो वो डरते हुए कहती है, मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तब धनिया कहती है, डर मत बेटी, ये घर तेरा भी है। अगर हम 1936 के उस दौर को याद करें ना, जब छुआछूत और बिरादरी का इतना खौफ था, तब एक असहाय लड़की को बिना किसी परवाह के अपने घर में आश्रय देना, ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। ये धनिया को उस दौर की सबसे मजबूत और आधुनिक विचारों वाली महिला साबित करता है, एक फेमिनिस्ट आइकन की तरह। सही कहा। वो समाज के बनाए झूठे नियमों से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनती हैं। और गोबर का संवाद? तीसरा संवाद होरी और उसके बेटे गोबर के बीच के पीढ़ीगत टकराव को दिखाता है। गोबर गुस्से में कहता है, गरीब आदमी हमेशा दबाया जाता है। वो इस व्यवस्था को तोड़ना चाहता है। लेकिन होरी तो डरता है। हाँ, होरी, जो उस मकड़ी के जाले में पूरी तरह उलझ चुका है, बेबसी से कहता है, बेटा, समाज के नियमों से लड़ना आसान नहीं। और आखिरी संवाद शायद पूरे उपन्यास की आत्मा है। बिल्कुल। दाता दीन उपदेश देते हुए कहते हैं, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस पर होरी एक ऐसा सीधा और तीखा सवाल पूछता है जो आज भी हवा में गूंजता है, गरीब आदमी पेट भरे या धर्म निभाए? कमाल का सवाल है। ये संवाद सीधे सीधे धर्म की उस व्यवस्था की पोल खोलता है जो एक भूखे पेट इंसान से भी आस्था और दान की उम्मीद करती है। बिल्कुल। इन सभी संवादों के आधार पर नोट्स में ब्लैकबोर्ड निष्कर्ष की तरह गोदान के 3 मुख्य संदेश दिए गए हैं। वे 3 संदेश क्या हैं? पहला संदेश यही है कि किसान समाज का सबसे बड़ा आधार है। वो पूरी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन फिर भी वो सबसे अधिक शोषित और पीड़ित है। दूसरा संदेश ये है कि सामाजिक अन्याय और शोषण को चुपचाप सहना नियति नहीं है, उसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। और तीसरा सबसे बड़ा संदेश जो धनिया के किरदार से निकल कर आता है कि इंसानियत हमेशा जाति, धर्म और समाज द्वारा थोपी गई परंपराओं से बहुत बड़ी होती है। बहुत ही गहरी बातें हैं। इन संवादों और संदेशों की गहराई को समझने के बाद अगर इस पूरे अध्ययन को परीक्षा की दृष्टि से एक जगह समेटा जाए, तो कुछ ऐसे बुनियादी तथ्य हैं जो हर हाल में याद होने चाहिए। हाँ, नोट्स का जो छठा और अंतिम खंड है वो पूरी तरह से एक रैपिड फायर रिवीजन है। तो चलिए
इन तथ्यों का एक अंतिम और पक्का रिवीजन कर लेते हैं ताकि जब परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने तो किसी भी छात्र का एक भी नंबर ना कटे। बिल्कुल, तैयार हो जाइए। पहला तथ्य जो एकदम कंठस्थ होना चाहिए वो ये कि इस महाकाव्य के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। चेक। दूसरा, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। ये साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आज़ादी से पहले के भारत की सामाजिक स्थिति को दर्ज करता है। तीसरा, अगर मुख्य पात्र का नाम पूछा जाए तो वो निस्संदेह होरी है। एकदम सही। और अगर परीक्षा में उपन्यास का प्रमुख विषय पूछा जाए तो हमारा स्पष्ट उत्तर होना चाहिए किसान जीवन की त्रासदी और सामाजिक शोषण। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये उपन्यास किस विधा या शैली का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है सामाजिक यथार्थवाद यानी सोशल रियलिज्म।